आज नेक्स्ट टॉपिक है क्रेब्स साइकिल्स। अब आपको हम बताने जा रहे हैं आज क्रेब्स साइकिल्स क्या है। यानी क्रेब्स साइकिल जो है जिसको हम श्वसन तंत्र के रूप में जानते हैं। बॉडी के अंदर जो कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, 3 चरणों में पूर्ण होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, जो दूसरा वाला है क्रेब चक्र, और तीसरा है ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो क्रेब्स साइकिल की जो शुरुआत है, जो बनाया था इन्होंने, एक साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट क्या है, क्रेब्स ने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया क्रेब्स साइकिल्स। ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है उसमें ये क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी परत यानी आउटर मेम्ब्रेन्स और इनर मेम्ब्रेन्स भी होती है। तो ये क्रिया इनर मेम्ब्रेन्स पर भी होती है। इस पर जो है सक्शनल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स जो होता है इनर मेम्ब्रेन्स पर पाया जाता है। सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन सक्शनल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन्स पर होता है। इनर मेम्ब्रेन्स पर ATP सिंथेटेज भी होता है एंजाइम्स। तो जो जितने भी एंजाइम्स होंगे वो मैट्रिक्स में होंगे या इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल की क्रिया संपन्न होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, यानी जो कोशिकीय श्वसन है इसमें जो है ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। होता क्या है, जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। यानी उस कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये श्वसन की प्रक्रिया है, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जब पहुंचेगी बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है फैट और इधर लिखा है प्रोटीन्स और बीच में लिखा हुआ है पायरुविक एसिड्स। चक्र की शुरुआत यहाँ से होती है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान लास्ट में क्या बनता है, पायरुविक एसिड्स। यहाँ पर लास्ट में दिया है, बीच में पायरुविक एसिड्स। ये पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से आया हुआ है। प्रोटीन से अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है। यानी प्रोटीन्स जब टूटेंगी तो अमीनो एसिड यहाँ पर ग्लाइसिन बनता है। तो प्रोटीन से अमीनो एसिड्स और फैट से एसिटाइल कोएंजाइम्स का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम्स कहाँ से आया, फैट से और पायरुविक एसिड से। और इधर प्रोटीन से क्या होता है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है। यानी प्रोटीन्स जब टूटती है तो ग्लाइको एसिड में कन्वर्ट होती है, उसमें अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड्स। तो कौन सा अमीनो एसिड्स है, ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स होता है, फिर उससे एसिटाइल कोएंजाइम्स बनता है। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो चक्र की शुरुआत करता है। यानी क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल का प्रारंभिक जो प्रोडक्ट है, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और प्रारंभिक प्रोडक्ट क्या होता है आपका, एसिटाइल कोएंजाइम्स। तो एसिटाइल कोएंजाइम्स से चक्र की शुरुआत होती है। यहाँ पर लिखा है OAA, ये लिखा है OAA मीन्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्शन करेगा, संयुक्त होगा। देखिए ये लाइन यहाँ पर आई है और एसिटाइल कोएंजाइम्स यहाँ से मिल गया है। तो एसिटाइल कोएंजाइम्स A और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड्स जब संयुक्त होते हैं तो सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। पहला प्रोडक्ट क्या बना हुआ है यहाँ पर, सिट्रिक एसिड। यानी जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड्स। तो सिट्रिक एसिड क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर। और एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। यानी मध्य यौगिक जो होता है वो क्रेब साइकिल का होता है। तो इस प्रकार से सिट्रिक एसिड का निर्माण हुआ जो 5 कार्बन वाला होता है यौगिक। ये कार्बन कैसा है, 5 कार्बन वाला। और यहाँ पर लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम्स के नीचे लिखा है 2C। 2C मतलब 2 कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला है। और पायरुविक एसिड भी यहाँ पर क्या होगा, 2C, क्योंकि पायरुविक एसिड भी जब बनता है तो 2 पायरुविक एसिड के अम्ल बनते हैं कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 8 ATP यानी 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है। और ये क्रेब साइकिल जो बना रहे हैं इसमें 24 ATP बनेंगे। और इसके बाद ETS जो होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें 6 ATP बनते हैं। तो इस प्रकार से एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु बनते हैं, 38।
तो 8 कहाँ बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और 24 बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, और जो है ETS में 6 बनते हैं। तो सारे हम टोटल कर देंगे तो 38 यानी 38 ATP अणु बनेंगे। तो इस प्रकार से हम शुरुआत कर रहे थे। OAA जब एसिटाइल कोएंजाइम से संयुक्त होता है यानी कंबाइन होता है तो सिट्रिक एसिड बनता है जो 6 कार्बन वाला होता है। अब क्या है, यहाँ पर जल H2O लिखा है, H2O संयुक्त होगा किससे, सिट्रिक एसिड से, और एकोटिनेज ये लिखा हुआ है, एकोटिनेज एंजाइम्स क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इसको सिस एकोनिटिक एसिड में, यानी आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बन गया, सिस एकोनिटिक एसिड। कैसे बना, एकोनिटेज एंजाइम्स और जल की अपक्रिया से। ये भी क्या है, अब ये 6 कार्बन वाला ये भी है। फिर क्या होगा, आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड से फिर ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड का निर्माण होता है। ये सारे क्या होते हैं, 6 कार्बन वाले यौगिक होते हैं। अब क्या है लास्ट में, यहाँ पर देखिए 6 कार्बन से यहाँ पर हो गया 5 कार्बन क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये एक ऐसा यौगिक है जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन वाला होता है। इससे फिर क्या बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम से, यहाँ पर देखिए सक्सिनिल कोएंजाइम से, आप देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन यानी 2 कार्बन, फिर 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन, और यहाँ पर 4 कार्बन फिर डिक्रीज हो गया। सक्सिनिल कोएंजाइम से बनता है फिर सक्सिनिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का है। फिर फ्यूमेरिक एसिड ये भी 4 कार्बन का है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड जल से संयुक्त होकर के जल से रिएक्शन करता है, यानी फ्यूमेरिक एसिड और वाटर मिलकर के क्या बनाएंगे, मैलिक एसिड। यहाँ पर देखिए मैलिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का है। मैलिक एसिड क्या होता है, क्रेब्स साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट होता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये क्या है, मैलिक एसिड। मैंने यहाँ 3 चीजें बताई, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम से, फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड, और लास्ट प्रोडक्ट क्या है, मैलिक एसिड। यहाँ पर मैलिक एसिड जो होगा लास्ट प्रोडक्ट होता है। मैलिक एसिड क्या करेगा, लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है OAA मीन्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये लास्ट में बनता है, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये फिर चक्र की शुरुआत करता है, नेक्स्ट चक्र की शुरुआत ये करता है। यहाँ पर बीच में लिखा क्रेब्स साइकिल्स, यानी ये पूरा क्या है, क्रेब्स साइकिल की संरचना है। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है। तो अब जो है हम आपको बताएंगे कि ATP अणु कैसे बनते हैं, यानी 38 ATP अणु कहाँ पर बनेंगे, यानी ATP का सारांश। ये तो था क्रेब्स साइकिल। अब थोड़ा सा बताएंगे ATP का सारांश। इस प्रकार से आपको हम बताएंगे कि एक ग्लूकोज का जो अणु है जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो कितने ATP कहाँ कहाँ पर बनते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। समरी ऑफ ATP पहला है इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में कितने ATP अणु बनेंगे। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। जिसे मैंने बताया था क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। वैसे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म भाग में होता है, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। और इसमें टोटल ATP कितने बनते हैं, 8 ATP। इस प्रकार से यहाँ पर 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें शुद्ध 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। द बेनिफिट ऑफ 2 ATP कितने होते हैं, 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ इसमें हो जाता है। नंबर 2,
इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनेंगे? 24 एटीपी यहां पर बनते हैं। तीसरा है इन ईटीएस। श्वसन तंत्र की प्रक्रिया जो है, श्वसन का जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो 3 चरणों में पूरा होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें कितने बनते हैं? 6 एटीपी। इसमें 6 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अब इनको हम टोटल कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 38। तो इस प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। तो ये तो था क्रेब्स साइकिल और एटीपी की समरी, कितने एटीपी अणु बनते हैं ये ग्लूकोज अणुओं से। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। थैंक यू।